देखो, दिल्ली सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। मान के चलिए कि भारत में उस समय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और व्यापार था। व्यापार जो भारतीय उत्पादों से मिला जुला था और इस व्यापार में मूलतः वस्त्र उद्योग तथा मसाले आते थे। यह भी आपको बता दें कि मसाले यूनानी पीरियड से, यानी कि जब यूनानी आक्रमण हुए थे तो ग्रीस वाले भी यहीं से ले जाते थे। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पूर्व गुजरात के कोस्टल एरिया में या इस तरफ मुस्लिमों का आवागमन व्यापार से ही शुरू हुआ था और दक्षिण भारत में मसाले तथा सूती वस्त्र उद्योग जो आज भड़ौच है उस समय भृगु कक्ष के नाम से था और बाद में भरूच बना, यह भी व्यापार का मुख्य केंद्र था। भारतीय क्षेत्र चूंकि यहां पर कृषि के लिए मशहूर है तो कृषि संबंधी व्यापार होते थे। अब मुस्लिमों के आक्रमण के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में जो अर्थव्यवस्था का जो आधार रहा वह चरणबद्ध तरीके से हम देखते हैं। अगर हम कृषि को लेते हैं, कृषि को, तो गुलाम वंश के काल में भूमि को एकता में बांट दिया गया था। इल्तुतमिश द्वारा एकता में बांट दिया गया था और भू राजस्व 1/3 ली जाती थी, यानी रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू 1/3 रहा। जैसे अरबी भाषा में खराज कहा, लेकिन बाद में खिलजी कालीन अगर देखें तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने जो दर था वो यानी 50% कर दिया बुरा राजस्व का। यह खिलजी कालीन है। अगर भूमि का स्वरूप देखें तो एक था जिसका नाम था खालसा भूमि। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिस पर राजघराने का सीधा अधिकार था, यानी सरकारी भूमि खालसा भूमि। इसके बाद कुछ दान में दी जाने वाली भूमि मिल्कियत भूमि थी। आम लोगों द्वारा अलग अलग पीरियड में अलग अलग लिए गए। जनरली भू राजस्व का दर 33% से लेकर 40% तक रहा है। केवल खिलजी कालीन, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के काल में, क्योंकि यह नकद वेतन देता था, वेतन जो देता था वो इक्ते में न देकर नकद देता था, इस कारण से इसने आधा भू राजस्व कर दिया। पुनः तुगलक काल में इसका प्रतिशत घट के 1/3 आ गया, लेकिन बाद में दोआब क्षेत्र में, दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो दोआब होता है, दोआब रीजन में यह कर बढ़ाकर 40% से बढ़ाकर ये 50% कर दिया, यानी 2 बार 50% हुआ। लेकिन यह एक किसी खास क्षेत्र में, खास क्षेत्र का मतलब है गंगा यमुना का द्वार। उसके बाद ये फेल भी हो गए और राजस्व की अगर हम बात करें तो टैक्सेशन
4 सिस्टम पे जजिया, जकात, खुम्स और खराज। आपको ये दोनों धार्मिक कर था, ये गैर मुस्लिम से, ये मुस्लिमों से ये लूट की संपत्ति थी, और यह आपको नॉर्मल टैक्स था। इसके बाद राजनीतिक हलचल रही। अब हम व्यापार की बात करें तो व्यापार न केवल हम लोगों ने उन्हें दिया, बल्कि अरबी प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ा। जैसे सूती वस्त्र उत्पादन में कई नए तकनीक को दिए, जैसे चक्राकार, रस्सी लपेटने की विधियां। तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही सूती वस्त्र के बराबर जगह पे ऊनी वस्त्र भी के उत्पादन में यह इस्लामिक प्रभाव पड़ा। खिड़कियों में, खासकर अगर आप देखिएगा, खिड़कियों में जो खिड़की होती थी, उन खिड़कियों में जाली बनाए जाते थे। ये 2 प्रकार से, पत्थर के या लकड़ी के, जालीदार जीना जिसको बोलते हैं वहां की भाषा में। अगर हम अन्य व्यापार की दृष्टि से देखें तो बर्तन उद्योग, नक्काशी उद्योग, इन सबों का वृद्धि। उत्तम किस्म के नस्ली घोड़े का भी व्यापार चालू हुआ। तो व्यापार की दृष्टिकोण से खाने की वस्तुओं में मेवे और अंजीर, जो कि अरब से मंगाए जाते थे, ये अंजीर के साथ साथ आपका विभिन्न प्रकार के खजूर, खान पान में न केवल अरबी बल्कि अन्य वस्तुएं जो भारतीय परंपराओं से निर्मित नहीं है वो खाने लगे। वस्त्रों में भी बदलाव आया, सूती और ऊनी वस्त्र आए। रहन सहन में भी परिवर्तन हो गए। लोग पहले रेशमी वस्त्र जो होते थे रेशम के, वो जनरली दक्षिण भारत से उगाए जाते थे, मलबरी शिल्प। लेकिन बाकी जो शिल्प उद्योग में इनका भी काफी योगदान रहा। अगर हम बात करें तो कागज निर्माण, कागज बनाने की कला चीन से प्रारंभ हुई, लेकिन भारत में कागज का योगदान अरबियों को जाता है। इन लोगों ने कागज की परंपरा भारतीय में लाई। अब इसके बाद हम लोग आते हैं भवन निर्माण यानी वास्तुकला। किसी भी संस्कृति को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके कला, और उस समय जो भी विकास हुए हैं उस सभ्यता पर भी हम ध्यान देते हैं। तो या इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में पहले प्राचीन भारतीय संस्कृति का पूरा प्रभाव रहा, जिसमें कलश, कमल के फूल, जो कि अशोक या गुप्त काल के कलाओं में देखने को मिलता है। परंतु मुस्लिमों के आने से कई अलग अलग बदलाव देखे गए। अगर हम बात करें कि इस कला में, तो इसमें भवन निर्माण, मुद्रा, रहन सहन, संस्कृतियां तथा नगरीय विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं भवन निर्माण की। प्राचीन काल में हमारे यहां 3 शैलियों पर विकसित था: नागर, बेसर
और द्रविड़, तीन प्रमुख शैलियां विकसित की। परंतु इन लोगों ने दो काम किए। पहला, एक चूने तथा गारा को मिलाकर मजबूती प्रदान, ईंट को पीसकर और उसमें चूना मिलाकर, जैसे हम सीमेंट का जुड़ाई करते हैं बालू में, उस तरह से जुड़ाई करते हैं। इस कारण से इन भवनों की आयु 800 से 1000 वर्ष तक हो जाती है, मानी जाती है, पत्थरों को जोड़ने में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इस प्रकार के मेहराब सिस्टम आप अक्सर देखे होंगे कि ये इस्लामिक पद्धति पर आधारित है। अगर हम शुरुआत करें यहां से, तो कुतुब मीनार के पास स्थित है अलाई का दरवाजा, सीरी का किला, किला खोरी महल, जहाज महल, और इस तरीके के न केवल ये घर के अंदर मेहराब था, बल्कि ऊपर में गुंबदों का इस्तेमाल भी इसी पीरियड में। अगर इस कालीन अगर मंदिरों पर भी हम लोग ध्यान दें, तो मंदिरों का निर्माण भी जो इस पद्धति में हुआ है, इसी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इसे ईंटों में इस प्रकार से जोड़कर और गारों के साथ जोड़ दिया जाता है, जो अगले 400 वर्षों तक दिखाया गया। अगर हम भारत में स्थित दिल्ली सल्तनत के मकबरे, मस्जिद या अन्य भवन पर ध्यान दें, तो ये दोनों सिस्टम देखने को। अब हम दूसरा चीज सिक्कों की बात करते हैं। देखिए, भारत में प्रारंभ में पंचमार्क सिक्के चलते, लेकिन ढलवा सिक्का का चलन गुप्त काल के बाद कुषाण पीरियड में प्रारंभ हुआ, और शुद्ध अरबी सिक्के जो है, जो जीतल और टंका, ये इल्तुतमिश द्वारा चलाया है। इसके बाद संसबनी, दाम और कई अन्य सिक्के चलाए गए जो अरबी होते थे। अगर सिक्कों की महत्ता में देखें, तो मोहम्मद गोरी का सिक्का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है, जिसमें एक ओर शिव पार्वती हैं और दूसरे ओर मोहम्मद गोरी का लिखा हुआ है। ये विदेशी आक्रमणकारी थे, क्यों सिक्का ढलवाया ये नहीं मालूम। हो सकता है कि कोई राजा ने उसके अपने आप को उसके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए ऐसा ढलवाया हो, लेकिन इस प्रकार के सिक्के मिलते हैं। तो इन सिक्कों के किनारे किनारे कलमा खुदवाया जाना, अरबी में लिखे जाना, ये सारे परंपरागत चलते रहे। सांकेतिक सिक्के की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसे चलाया गया, चांदी की जगह पे तांबे का। तो सिक्कों की परंपराओं में यह कुरान की आयतें खुदवाना, अरब तरीके से बनाया जाना, बाद में मुगल काल में औरंगजेब ने इस आयतों को हटा दिया क्योंकि नापाक लोगों के हाथों में पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत में मुद्राओं में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है, और इनमें कई वैरायटी, लगभग 10 से भी अधिक प्रकार के मुद्राएं मिलती हैं। अगर संस्कृतियों की बात करें तो भारत में इस्लामिक संस्कृतियों का प्रभाव सीधा पड़ने लगा। और क्योंकि कुछ मुस्लिम शासकों ने हिंदू त्योहार मनाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि कुछ
जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उसे होली बहुत पसंद था तो होली मनाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृतियों पर न केवल रहन सहन, कपड़े और परिधान पर भी प्रभाव पड़े। आज लोग पजामा कुर्ता जो पहनता है या पठान सूट पहनता है, यह अरबों की देन है। इस प्रकार जो घाघरा चोली के जगह पे दुपट्टा लेना, ये सलवार सूट कुर्ता पहनना, ये सारे अरबियों का देन है। उसने पगड़ी के जगह पे जो बने बनाया टोपी पहनना, यह भी उन्हीं का देन है। हमारे यहां पगड़ी चलता था और उसके जगह पे बना बनाया पगड़ी चालू करना इस्लामिक कल्चर का। त्योहारों में एकजुटता कहीं ना कहीं इसी संस्कृति को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें वैवाहिक सिस्टम का, तो इनके भय से जो विवाह दिन में हुआ करते थे, अब रात्रि में होने लगे। बाल विवाह पुनः स्थापित करने का श्रेय इन्हीं के आक्रमणों का माना जाता है। हिंदुओं में बाल विवाह अगर ऋग्वेद में देखें तो बिल्कुल नहीं है। तो इस्लामिक चूंकि कन्याओं को उठा ले जाते थे शादी मंडप से, इसलिए लोग उससे बचने के चलते वह बाल विवाह करना चालू कर दे। साथ ही पर्दा प्रथा इन्हीं के साथ, और प्राचीन राजा महाराजा अपनी पत्नियों को लेकर बाहर घूमते थे, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के डर से अब राजा और अन्य उच्च वर्गीय, कुलीन वर्गीय अपने परिवारों को लेकर बाहर जाने से कतराने लगे और उन्हें घर के चार दीवारी में कैद करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन्हीं की संस्कृति का नगरीय विकास। देखिए, मुस्लिम काफी अधिक शौकीन थे, क्योंकि वो जब आए थे अरब से तो वहां पे बिल्कुल हरियाली नहीं था। तो बागान बनाना, घरों को सजावट करना, फूल पत्ती लगाना और नए नए शहर बनाना। जैसे अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का, तो दौलताबाद शहर, देवगिरी की जगह पे। अगर हम अलाउद्दीन की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। इसी तरह से अगर फिरोज शाह तुगलक अकेले सल्तनत काल में 300 नए नगर बनाए, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर प्रमुख है। नगरीय विकास इनके अपने समूह को आगे बढ़ाना था। और इस प्रकार भारत से अगर हम जीटी रोड की बात करें, तो जीटी रोड अगर आप दिल्ली से लेकर, दिल्ली नहीं, मुल्तान यानी पाकिस्तान से लेकर और बांग्लादेश के सोनार गांव तक चले जाइए और कहीं भी इस एरिया में देखिए, कोई भी 1 किलोमीटर के अंदर में मुस्लिम अवश्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये जाते थे तो अपने स्थान पर लोगों को दबाव देकर इस्लाम में कन्वर्ट करा देते थे। खासकर जजिया और जाकात, ये दोनों कर इतने, खास करके जजिया, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि उन्हें पूरा करने में गरीब किसान नाकाम रहते थे। वे चाहते थे कि यदि मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मुझे टैक्स न देना पड़े, इसलिए वो क्या करते थे कि इस्लाम कबूल कर लो। और इस्लाम कबूल करना बहुत आसान था। बंदी है, इस्लाम कबूल कर लीजिए, बंद की कान से छूट जाइएगा। अगर आप पावरफुल हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो ऊपर वाले के दया से अधिक रास्ता, अधिक जगह आपको क्षेत्र मिल जाएगा कर वसूलने के लिए। तो इस प्रकार से देखा जाए, कोई सहिष्णु नहीं था। मुगल काल में अकबर के नवरत्न में भी देखिए कि बीरबल महेश दास क्यों इस्लाम कबूल किए, क्योंकि उन्हें अपने हुजूर की तीमारदारी करनी पड़ती थी।
रामतनु पांडे, तानसेन इस्लाम कबूल कर लिए। तो वे लोग इसलिए कि उनके अनुचर बने रहे, उनके नीचे रह के फायदे उठाए इस तरीके से। हाँ, ये अलग बात है कि राजा मानसिंह ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो अपनी बहन का शादी किया उससे। तो इस तरीके से वहां पे एक प्रकार का डेमोलाइज करना था। हाँ, अब यहां बात करते हैं कि सांस्कृतिक प्रभाव कैसे बने। अगर आप भारत में जाके देखिए तो सुदूर जहां तक रास्ते जाते थे उसके इर्द गिर्द मुस्लिम बने मिलेंगे, वो कन्वर्टेड है, दे आर हिंदू, वो सारे के सारे हिंदू थे और वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। लेकिन सुदूर गांव में जाके देखिए कि एक भाई भूमिहार का गांव है तो भूमिहार का गांव है, जादव जी का गांव है तो जादव जी का, एक भी मुस्लिम नहीं है। क्यों? जिस जगह से कर उगाही की जाती है, मिल्कियत गांव या सब सेंटर, उस जगह पे ये लोग अपने अपने किसी न किसी ओहदार को रखते थे, वो ओहदार आपस में कन्वर्ट करा देते थे। तो ये उस समय चूंकि परिस्थिति की मार थी इसलिए लोग कन्वर्ट होते गए, और जो एक बार धर्म मान लिए उसी के पीछे चल रहे हैं, उनका कोई गलती नहीं। तो मजबूरी चाहे जो हो। तो इस प्रकार हमारी संस्कृतियों में एक बदलाव आया और जिसका प्रभाव हर जगह भारतीय इस्लामिक संस्कृतियां देखने को मिली। ये कहीं आप मेहराब के आसपास कलश, फूल, इस सब का चित्र भी देखने को मिल जाएगा। अब आता है पुस्तक, बुक। भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन का बहुत कम ही मिलता है। उस समय चरित्र लिखे जाते थे, रासो लिखे जाते थे, यानी किसी खास के जीवन वृत्ति पर लिखा जाता है। अगर मध्यकाल में देखा जाए तो इतिहास की शुरुआत अल-बरूनी द्वारा मिलता है। अल-बरूनी किताबे हिंद या फतुहाते हिंद या भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक विषयों का वर्णन करता है। कुरान ए मसूदी या ज्योतिष पर लिखा हुआ पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरब ज्योतिषों के लिए पुस्तक है और इसे भी अल-बरूनी ने लिखा है। और जवाहर फिल जवाहिर, ये एक्चुअली वास्तव में खान यानी कि खुदाई एवं मिलने वाले खजानों के बारे में, खान के बारे में, ये सलमान खान वाला खान, ये खुदाई के विषय का विषय। अब आता है चचनामा। ये जब भारत पर जो मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो ये प्रारंभिक यानी यह सिंध के का इतिहास देता है। इसके बारे में उत्तर पश्चिम भारत में क्या क्या है। अब तुगलकनामा, अमीर खुसरो, उस समय खुसरो कहा जाता है तुगलक वंश में अंतिम रूप से शासक के रूप में काम किया, यानी गयासुद्दीन तुगलक से लेकर बाद तक के राजाओं के बारे में वर्णन है। और यह कहता है कि हमने 7 बड़े शासकों के शासन में हमने रहा। आता है खमसा। खमसा भी अमीर खुसरो का लिखा है, जिसमें लैला मजनू, फतेह नूर या कई अलग अलग छोटे छोटे ग्रंथों का एक समूह है। इसमें लैला मजनू सबसे प्रसिद्ध है और बताया जाता है कि यह एक प्रेम कहानी। फतुहाते फिरोज शाही, ये मुस्लिमों द्वारा लिखा गया पहला ऑटोबायोग्राफी है, यानी ये आत्मकथा। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे लिखा गया। तारीखे फिरोज शाही नाम से 2 पुस्तकें मिलता है मध्यकाल में। एक जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार है जो तुगलक काल के भारतीय संरचनाओं का वर्णन किया है, और उन्हीं के काल के सिराज अफीक हैं
जिन्होंने तारीख फिरोजशाही के नाम से ही लिखा। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता जब भारत आया था तो ये भारत का एक यात्रा वृतांत है, रहला, और इसमें भारतीय विषयों का वर्णन है। फिरदौसी जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था और उस समय उसने यहां के आने वाले दिग्गजों और राजाओं के साथ युद्धों का वर्णन किया है। सियासतनामा निजाम उल मुल्क द्वारा यह भी तुगलक कालीन इतिहास का वर्णन है, और तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज या दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है, और यह भी बरनी की तरह एक प्रमुख इतिहासकार है। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण पुस्तकें यही है और इसी से प्रश्न आते हैं।